हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नव्यान स्टडी में। और ये क्लास 12th की हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर है, राजा, किसान और नगर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद का भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ आप लोग अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। ये आपके इस टॉपिक से ही नहीं बल्कि पिछले टॉपिक से भी रिलेटेड है। क्योंकि हिस्ट्री को हम लोगों ने देखा है कि हिस्ट्री एक टाइमलाइन में डील करें तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनती है। तो पहले आपको देख लीजिए। तो पहले हम लोग अगर ये टाइमलाइन ड्रॉ करें तो देखते हैं हम लोग पहले हमारा स्टोन एज आता है। स्टोन एज मतलब पाषाण युग, स्टोन एज आएगा। ठीक है। तो स्टोन एज को हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें एक आता है पूरा पाषाण युग यानी पैलेलिथिक एज, फिर आता है मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक एज, और फिर आता है नव पाषाण युग यानी न्यूलिथिक एज। ये तीनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। पूरा पाषाण युग में मानव शिकार और संग्रहण करता था। मध्य पाषाण युग में उसने पशुपालन करना सीखा, और अंतिमतः नवपाषाण युग में उसने कृषि की शुरुआत की। कृषि की शुरुआत करने से उसके जीवन में स्थायित्व आया। और फिर हम अगले चरण में देखते हैं कि जब स्थायित्व उसके जीवन में आ गया तो नवपाषाण युग के अंत तक हमें विलेज कम्युनिटी यानी ग्रामीण समुदाय की उत्पत्ति देखने को मिलती है। यही ग्रामीण समुदाय आगे चलकर नगरों में परिवर्तित होंगे। और हमने जब अपना लास्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा था। और ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीकृत सभ्यता थी। यानी हमने भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले अगर कहीं नगरों का उत्थान देखा तो वो सिंधु घाटी और सिंधु की जो नदियां हैं, उन सहायक नदियां हैं, उनमें देखा। फिर हमने बाद में ये भी नोटिस किया कि ये सिर्फ सिंधु घाटी या सिंधु की सहायक नदियों तक ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान और अन्य भागों में भी इसका विस्तार है। अब अगर हम लोग देखें तो नवपाषाण के युग में मानव के पास कोई भी धातु नहीं थी, परंतु जो पहली धातु जो मानवों ने उपयोग करना सीखा या जिसको उन्होंने जाना वो तांबा थी। फिर तांबे के साथ टिन को मिलाकर उन्होंने नई धातु बनाना शुरू किया जिसे हम लोग कांसा या ब्रॉन्ज कहते हैं। तो ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है यानी कांस्य युगीन सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, पहली नगरीकृत सभ्यता भी बोलते हैं। अब जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, और मैंने आपसे बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत का मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों का अंत नहीं है, अर्थात उनके लोग जीवित थे और वो विभिन्न भागों में या फिर ये कहा जाए नगरों को छोड़कर ग्रामीण परिवेश में फिर से चले गए थे। अब हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में किस तरह का, भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरह का इतिहास रहा। तो इसको हम लोग तीन भाग में बांटेंगे। पहले भाग में हम लोग देखेंगे कि जिस हिस्से में सिंधु सभ्यता के लोग रहते थे उस हिस्से में क्या डेवलपमेंट हुई। फिर दक्कन वाले भाग और अंतिमतः दक्षिण वाले भाग में देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या घटित हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद लगभग 1500 वर्ष की लंबी अवधि के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई विकास हुए। अब यह वह अवधि थी जब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद की रचना की। तो अब आपको समझना होगा कि ये लोग जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की वो थे कौन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में हमने एक कारण डिस्कस किया था, आर्यों के आक्रमण। तो जब हम लोग उस कारण को डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि कुछ विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हुआ और उसी आक्रमण ने हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति कर दी। परंतु बाद की जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें ये निकल के आया कि हड़प्पा सभ्यता के अंत और आर्यों के आगमन में काफ़ी अंतर है। तो अभी हम लोग ये जो जिन लोगों की बात करें जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की, ये आर्य लोग ही हैं। ठीक है।
तो ये जो आर्य हैं, इनके मूल निवास स्थान पे बहुत ही बहस है कि एक्चुअली में ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे। पर हम लोग उसमें ना जाके हम लोग अभी ये मानते हैं कि ये जो आर्य लोग हैं वो मध्य एशिया से भारत की तरफ आए। और ये क्यों आए? क्योंकि इनके पास बहुत सारे एनिमल्स थे और इन एनिमल्स की फूड के लिए या वाटर के लिए सर्च में वो लोग भारत की तरफ मूव किए। तो जब ये लोग भारत में आते हैं तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स में यानी समूह में विभाजित थे और इस समूह को जन कहते थे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये जो लोग आए, आर्य लोग आए, तो इनकी जो जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। इसीलिए हम लोग इस कालखंड को जिस कालखंड में इन्होंने ऋग्वेद की रचना की उसे हम लोग ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं। और इन लोगों के बारे में जानकारी हमें चारों वेदों से मिलती है, यानी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इन चारों वेदों को के से जानकारी मिलने के कारण ही हम लोग इस पूरे कालखंड को वैदिक युग कहते हैं। और वैदिक युग को भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऋग्वेदिक काल यानी एक ऐसा कालखंड जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिल रही है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल यानी जब जिस कालखंड की जानकारी हमें शेष वेदों यानी सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद से मिलती है उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो ये जो ऋग्वेद की रचना की वो ऋग्वेद के वैदिक काल के पहले कालखंड में की गई है। ठीक है। तो अब ये लोग जब आए शुरू में, तो ये लोग आपस में जन यानी छोटे छोटे समूह में विभाजित थे और ये अमूमन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पानी और भोजन की खोज में चल जाते रहते थे। और यानी इट मीन्स ये लोग सेटल नहीं थे। यानी जब इन्होंने ऋग्वेद की रचना की तब ये लोग सेटल नहीं थे, और कुछ समय के बाद जब ये लोग सेटल्ड हो जाते हैं तब इन ये जो ग्रुप थे जिनको हम लोग जन कहते हैं, इनको हम लोग जनपद कहने लग गए। ठीक है। तो जनपद कब कहे? लेटर वैदिक एज में। और जन कब कहे? ऋग्वेदिक एज में। तो यहाँ तक हम लोग देख लिया। अब ये जो ऋग्वेद की रचना की किसने की है? ये आर्यों ने की है। और आर्यों ने कहाँ की है? ये आर्यों ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहने पर रहते टाइम पे उन्होंने की है। देन अगर अब हम लोग नेक्स्ट डेवलपमेंट में देखें तो जो उत्तर भारत और दक्कन का पठार तथा कर्नाटक के कुछ हिस्से हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कई हिस्सों में कृषि की बस्तियाँ उभरी। मतलब इन लोगों ने भी कृषि को सीखा। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद, हड़प्पा सभ्यता खुद एक नगरीकृत सभ्यता थी, पर उसके पतन के बाद बहुत सारे उपमहाद्वीप के हिस्सों में जैसे उत्तर भारत, दक्कन का पठार और कर्नाटक में बस्तियाँ उभरी जिन्होंने कृषि को सीखा। और अब हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट में देखते हैं कि इसमें दक्कन भारत की बात करें और आगे अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर हमें चरवाहा आबादी की साक्ष्य मिलते हैं। चरवाहा आबादी मतलब कि यहाँ के लोग हर्डर्स थे या पशुपालक थे जो अपने पशुओं को चराते थे। अब ये जो संस्कृति है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब इस चरवाहा आबादी के लोग यानी जो लोग थे वो मर जाते थे तो इनके डेड बॉडीज़ को यानी शरीर के अवशेषों को, नहीं शरीर के अवशेष नहीं कहेंगे, मृतक शरीर को, मृतक शरीर का संस्कार करने के लिए एक नया तरीका निकाला गया। उसमें लोग क्या करते थे कि मृतकों के निपटान के नए तरीके जिनमें मेगालिथिक के रूप में जानी जाने वाली विस्तृत पत्थर की संरचनाएं बनाना शामिल है। तो जैसे ये मेगालिथिक, मेगा मतलब बड़े और लिथिक मतलब पत्थर, तो महापाषाण इनको हिंदी में कहते हैं। अब ये जो क्या है, ये आपको देखने को लगेगा कि कोई एक स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअली में क्या है, ये एक शवाधान है। यहाँ पर एक महापाषाण के लोगों ने, जो उस समय के लोग थे, उन्होंने डेड बॉडी को दफनाया है और उसके ऊपर इस तरीके का ये एक मॉन्यूमेंट टाइप का बनाया है। तो इस तरह के जो मृतक करने का संस्कार होता था वो पहली शताब्दी से लेकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी से उभरे। और इनका कौन कौन सा जोग्राफिकल एरिया था? ये मध्य भारत और दक्षिण भारत में उभरे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो मेगालिथिक पीपल थे, ये पीपल यानी ये लोग मृतकों को
लोहे के औजार और हथियारों के साथ दफनाते थे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो पीपल्स थे वो कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित थे, क्योंकि उनको कांसा बनाना आता था। परंतु उनको हमने लास्ट के चैप्टर में पढ़ा, मैंने कहीं आपको नहीं बताया कि हड़प्पा के लोग लोहे की जानकारी थी उनको। बट अगर हम लोग बात करें कि भारत में मेगालिथिक पीपल्स की यानी महापाषाण काल के लोगों की, तो इनको लोहे की जानकारी थी और ये मृतकों के साथ लोहे के औजार हथियारों को दफना देते। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में पहली वो कौन सी संस्कृति थी या वो कौन से लोग थे जिन्होंने लोहे के हथियारों का या लोहे लोहे का हथियारों को ना कह के लौह धातु का उपयोग करना सीखा या जाना, तो वो लोग महापाषाण या मेगालिथिक के लोग थे। तो ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत के किस किस हिस्से में किस प्रकार की संस्कृति या फिर किस प्रकार का इतिहास आगे बढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। हमारी टीम आपके लिए काम कर रही है, आपको बेहतर से बेहतर नोट्स प्रोवाइड करा रही है, और आपका एक छोटा सा लाइक हमारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू।